हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है फ्रेंड आर्ट टीचिंग एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आप लोग मान लीजिए आप लोग कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचर की तैयारी या फिर अदर एग्जाम जैसे कि वनडे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो है आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, या फिर आप रेलवे, बैंक, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो मैं यहाँ पे आपको करंट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है आपको प्रैक्टिस सेट थर्ड जो है 3 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करा दिया। आज की क्लास में हम चौथा प्रैक्टिस सेट तैयार की हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखिए सभी प्रैक्टिस सेट जो है मैं पार्ट वाइज कराती हूँ, 30-30 क्वेश्चन एक क्लास में मैं कराती हूँ। ठीक है, तो आप सभी को फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट जो इसके पहले जो क्लास चली थी उसमें मैंने जितने क्वेश्चन आंसर कराए थे, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को मतलब अपने दोस्तों में शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप सभी के सामने आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कह रहा है कि, तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोठारी समिति, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अशोक मेहता समिति, एंड डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को फ्रेंड्स पता है कि मैं जो आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ये आपके कोई सभी अगर आप एग्जाम की तैयारी करें सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग ने अभी तक कौन कौन से एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, और किस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हुई है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए जो 1976 की बात हो रहा है, 1976 में कौन सी समिति सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। तो देखिए अगर हम बात करें 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जो गठित हुई थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कौन सी फ्रेंड्स, स्वर्ण सिंह समिति जो गठित हुई थी। स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की है थी। ठीक है, और उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, जिन्हें वर्ष 2002 में क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा करके 11 कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10 थी, उसको एक संख्या क्या है बढ़ाई गई थी, कब, 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन में जो है इसके जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। और कब की गई थी, तो 2002 में जो है जो संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को एक संख्या बढ़ाई गई थी, 11 कर दी गई थी, 10 से 11 हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड्स बात हो रही है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डोरिस लेसिंग की, सेकंड कह रहा है गुंटर ग्रास की, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑक्टेवियो पाज की, थर्ड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बात यहाँ पे करूँगी दूसरा क्वेश्चन में जो है आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा द टीन ड्रम गुंटर ग्रास का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह ग्रास जो है वो डेजिंग ट्रिलॉजी। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो द टीन ड्रम जो है वो गुंटर ग्रास का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, ये जो क्या है एक प्रकार का एक उपन्यास है। ठीक है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह जो है ग्रास डेजिंग ट्रिलॉजी की प्रथम पुस्तक थी, जो कि 1789 यानी कि 1989 ईस्वी में यह उपन्यास पर एक फिल्म का निर्माण भी हो चुका था। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक डेलिस डेसिंग की है। ठीक है, किसकी फ्रेंड, डेजिंग ट्रिलॉजी का है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुंटर ग्रास। ठीक है, ये जो बुक है किसकी है फ्रेंड्स, ये गुंटर ग्रास की बुक है। तो इसमें आपका जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने आ गया है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है।
फर्स्ट ऑप्शन कह रहा कनाडा देश के साथ की है, सेकंड ऑप्शन कह रहा जापान देश के साथ की है, थर्ड ऑप्शन कह रहा फ्रांस के साथ की है, डी ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है अप्रैल 2015 में, ठीक है, 2015 की यहाँ बात हो रही है। तो अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसने संधि की थी वो कनाडा देश के साथ की थी, ठीक है। तो कनाडा देश आपका इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कनाडा देश करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यागाम्योत्तर रेखा है? तो यागाम्योत्तर रेखा की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 87 अंश 30 डिग्री, नेक्स्ट कह रहा है 84 अंश 30 डिग्री, एंड तीसरा ऑप्शन कह रहा है 82 अंश और 30 डिग्री। और डी ई ऑप्शन जो है आपको सब देखने को मिलेगा सभी में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे 82 अंश 30 डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर रेखा भारत प्रमाणिक यागाम्योत्तर रेखा है। भारत के बहुत विस्तृत होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, जबकि लक्षद्वीप, गुजरात और राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त देर से होता है, ठीक है। कहाँ पे फिर फ्रेंड्स सूर्योदय और सूर्यास्त देर से होता है? तो लक्षद्वीप, गुजरात और राजस्थान, ये 3 राज्यों में क्या होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय जो है बहुत देर से होता है। और समय के इस अंतर को पाटने के लिए 82 डिग्री 30 अंश पूर्व को मानव यागाम्योत्तर रेखा के रूप में गया है, ठीक है, रूप में गाया गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका कहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो ब्रॉड गेज है इसमें जो 2 रेल पटरियां होती हैं उनके बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है? पहला ऑप्शन कह रहा है 2.323 मीटर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2.0 मीटर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1.676 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत में जो बड़ी लाइनें होती हैं, बड़ी लाइनों की जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 1.676, ठीक है, 1.676 मिलीमीटर होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1.676 मीटर होती है, ठीक है। भारत में अन्य पटरियों की जो माप होती है, माप का मीटर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर होता है। और संकीर्ण नैरो माप जो होता है वो होता है 0.762 मीटर और 0.610 मीटर होती है। ब्रॉड गेज की अगर हम बात करें तो ब्रॉड गेज जो रेलवे होता है वो 1.45 मीटर से अधिक दूरी वाला पटरियों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फ्रेंड्स 1.676 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 6 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मरिया लालगुना ने जीती थी। किसने जीती थी फ्रेंड? मरिया लालगुना ने जीती थी। वे किस देश की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 की बात हो रही है, ठीक है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए 2022 में कौन जीता था, ठीक है। तो देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में जो चीन में आयोजित हुई थी, मरिया लालगुना ने जीती थी। वे किस देश की थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा दक्षिण अफ्रीका की थी, सेकंड कह रहा चीन की थी, थर्ड ऑप्शन कह रहा स्पेन की थी। और जो फ्रेंड्स आपको डी ई ऑप्शन देखने को मिलता है वो सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको बता दूं, इसका आंसर जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सी वाले ऑप्शन में आपको स्पेन दिया गया है। तो जो मरिया लालगुना जो थी वो कहाँ की थी? वो स्पेन की एक महिला थी, ठीक है, जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जीता था। वो कहाँ की रहने वाली थी? स्पेन की। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे कर्नाटक की जो श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति है, वो जो मूर्ति है वो फ्रेंड्स एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, ठीक है। और इस मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई है।
तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उस मूर्ति की जो ऊंचाई है 42 फीट है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 32 फीट है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 50 फीट है। ठीक है, और डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्रवण बेलगोला में जो स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 57 फीट है। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितनी है जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो मूर्ति स्थापित की गई है गोमतेश्वर की मूर्ति, वो कितने फीट है फ्रेंड्स, 57 फीट। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कितने फीट है, 57 फीट। याद हो गया, सभी को कंफर्म हो गया कितने फीट थी, 57 फीट थी। और यह क्या है, यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। और मूर्ति का जो निर्माण है वो मंग राजवंश की मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में करवाया था। ओके, किसने करवाया था फ्रेंड्स, राजवंश के मंत्री जो थे चामुंड राय ने करवाया था। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बी आर कृष्णा अय्यर, ठीक है, किसकी बात हो रही है, बी आर कृष्णा अय्यर, जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे, वो फ्रेंड्स क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फिल्म अभिनेता थे, सेकंड कह रहा है कथकली नर्तक थे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 2014 जो कि दिसंबर में वो दिवंगत हुए थे, बी आर कृष्णा अय्यर, वो क्या थे। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा ई वाला, इनमें से कोई नहीं थे। आप लोग कमेंट करके बताइए जो ये व्यक्ति थे बी आर कृष्णा अय्यर जी, ये कौन व्यक्ति थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर विजय एल केलकर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सी रंगराजन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है वाई वी रेड्डी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, आप में से अगर किसी को पता तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जिसको पता है फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए 14वें वित्त आयोग की बात यहाँ पे हो रही है। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वाई वेणुगोपाल रेड्डी थे। ठीक है, डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे, जिन्होंने फ्रेंड्स 1964 बैच में एक आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, क्या थे, एक आईएएस अधिकारी थे, आईएएस, जिन्होंने सितंबर 2003 से 2008 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एंडीज इजिप्टीज जो मच्छर होता है उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पे एक बीमारी की बात हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डेंगू बीमारी होती है, सेकंड कह रहा है चिकनगुनिया बीमारी होती है, थर्ड कह रहा है जीका बीमारी होती है, डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेंगू मच्छर होता है ना, तो डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो कि डेंगू वायरस जीनस फ्लेली वायरस के कारण होती है। और इसका जो प्रसार है वो मच्छरों की कई जीनस एडिस प्रजातियां, मुख्य रूप से एडिस इजिप्टस, ठीक है, इजिप्टी द्वारा होता है। और एडिस इजिप्टी जो मच्छर है वो चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाती हैं। तो ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आपको हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो एडिस इजिप्टी मच्छर होते हैं फ्रेंड्स, उसके काटने से क्या होते हैं, इनमें से चिकनगुनिया, डेंगू और जीका तीनों बीमारियां होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में किस चीज़ की बात हो रही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया की बात हो रही थी, किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नीरज सी चौधरी, सेकंड कह रहा है ई एम फास्टर, सी ऑप्शन कह रहा है थॉमस हार्डी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित पुस्तक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ए पैसेज टू इंडिया है ई एम फास्टर का उपन्यास है। किसका फ्रेंड्स, ई एम फास्टर का उपन्यास है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं। किसके उपन्यास हैं, ई एम फास्टर के। तो ई एम फास्टर जी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ए पैसेज टू इंडिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन। जो पुस्तक इन्होंने, जो उपन्यास इन्होंने प्रकाशित इनका हुआ था 1924 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और यह जो है उपन्यास अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के
आक्रोश और 1920 ईस्वी में आयोजित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डालता है और इस उपन्यास को कथा साहित्य की श्रेणी में 1924 ईस्वी का जेम्स टेंट ब्लैक मेमोरियल प्राइज मिला था। ठीक है, 1924 में इन्हें कौन सा प्राइज मिला था? जेम्स टेंट ब्लैक मेमोरियल प्राइज मिला था इनको। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को क्वेश्चन नंबर जो 11 है कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 जो है कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है इसमें दोहा जो है दोहा में हुआ था। सेकंड कह रहा है पेरिस में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वाशिंगटन। एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? तो जिसको आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी पता हो। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात हो रही, जो कि 2015 की। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स आपका आयोजन हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, ये आपका हुआ था कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए बी वाला आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे आपका आ गया आपके सभी के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियम म्यूजिटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सलमान रुश्दी हैं। सेकंड कह रहा है शिवा न्यायपाल हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पाल थेरोक्सा हैं। एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रेंड्स बात हो रही है अमंग द बिलीवर्स। ठीक है, अमंग द बिलीवर्स एक पुस्तक है। और नेक्स्ट है इंडिया ए मिलियन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सलमान रुश्दी। सेकंड दिया गया है शिवा न्यायपाल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पाल थेरोक्स। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो है कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं होगा, इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका ई वाला ऑप्शन। ओके, और इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एंजेलिक कर्बन ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी हैं? तो फ्रेंड्स देखिए जो एंजेला कर्बन है, इन्होंने 2016 में क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था। ठीक है, और ये किस देश की निवासी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है यूके की निवासी थी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सर्बिया की निवासी थी। या फिर डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए आप में से जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसमें जो है जहाँ की निवासी थी, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, ना कि यूके, ना कि सर्बिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये कहाँ की निवासी थी। ओके, इसमें आपका जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ठीक है, और इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 122 फ़ारेनहाइट। सेकंड कह रहा है 115 फ़ारेनहाइट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि 132 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डी ई ऑप्शन आपका कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका जो 15 जून 2015 में 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान दर्ज किया गया था, इसको फ़ारेनहाइट में आपको दिखाना है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स जो 50 फ़ारेनहाइट बराबर कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है।
और क्वेश्चन नंबर 16 पे चले, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंफर्म हो गया सभी को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरो की खान कहाँ है। तो इसकी हीरो की खान कहाँ है फ्रेंड्स, बात हो रही है जो हीरा होता है मीन डायमंड की खान कहाँ है, ठीक है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डिगबोई में है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जयपुर में है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है झारसुगुंडा में है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और देखिए आप लोग बताइए जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है, कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बात हो रही है जो NMDC, ठीक है, यानी कि NMDC भारत सरकार के स्वामित्व वाली एकमात्र हीरा उत्पादन कंपनी है, ठीक है। यह कहाँ पे है, यह मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। मंझंगा खदान से हीरे का उत्पादन करती है और पन्ना की जो खान से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य हीरे जो हैं वो विश्व में दक्षिण अफ्रीका की खानों से प्राप्त होने वाले हीरो की तुलना में दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। सबसे पहले स्थान पर क्या आता है, विश्व के पूरे प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की खानें आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने भारत में, तो अपने भारत में जो है दूसरे नंबर पर स्थान आता है हीरो की जो है वो आपके MP में आता है, पन्ना में स्थित मंझंगा खदान में, ठीक है। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को समझ में आ गया, जो हीरे की खदान है, जो हीरे की खदान है फिर हीरे की खान है वो कहाँ पे है, कंफर्म हुआ सभी को। तो भारत में मैंने आपको कहाँ बताया, मध्य प्रदेश यानी कि MP के पन्ना जिले में, ठीक है, पन्ना में स्थित है। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में मैंने आपको कहाँ बताया, दक्षिण अफ्रीका में, ओके। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विमल राय के, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सत्यजीत राय के, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मृणाल सेन के, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो फिल्म पंथेर पंचाली की, ठीक है। फिल्म पंथेर पंचाली जो है इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो इसमें जो निर्देशन की बात हुई, इसके निर्देशित कौन थे, तो इसके निर्देशित जो थे फ्रेंड्स वो सत्यजीत राय थे, ठीक है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, एक सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आ गया सेकंड ऑप्शन, ओके, कंफर्म हुआ। तो देखिए जो ये पाथेर पंचाली एक बंगाली फिल्म थी, ठीक है। कौन सी फिल्म थी, ये बंगाली फिल्म थी, बंगाल की फिल्म थी जिसे बंगाल सरकार द्वारा निर्मित और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित किया गया था। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बंगाल सरकार के द्वारा, और निर्देशित किसके द्वारा किया गया था, मैंने आपको बताया सत्यजीत राय के द्वारा, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस फिल्म में क्या होता है, इस फिल्म की कहानी जो है वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बंगाल उपन्यास पर आधारित थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आप ऊपर से देख लीजिएगा, कंफर्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 21 मार्च, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 21 मई, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 21 जून, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि 21 तारीख को ही पड़ता है, लेकिन कब पड़ता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो गया आंसर 21 जून और 21 मार्च और 21 मई, और DE ऑप्शन जो है आपको सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन, ठीक है, जो उनकी संबोधन हुई थी, उस संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किए जाने के आह्वान के बाद प्रति वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोलिए फिर विश्व योग दिवस, तो आपका कब मनाया जाता है। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 21 जून, ओके। इसमें आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें, सभी को कंफर्म हुआ। 18वां क्वेश्चन जो है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं, यहाँ बात हो रही। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कराधान नीति, सेकंड कह रहा है सार्वजनिक ऋण नीति, थर्ड ऑप्शन कह रहा है व्यापार नीति, डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। ठीक है, याद से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है फ्रेंड्स वो है व्यापार नीति जो है वो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और जैसे आपका जो डी ई ऑप्शन है वो आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, मैंने हमेशा आपसे कहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सभी का है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप सभी के सामने आ गया है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। सेकंड कह रहा है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। थर्ड ऑप्शन कह रहा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की। ठीक है, तो भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की यहाँ बात हो रही है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। देखिए जो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी वो प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। ठीक है, गणतंत्र दिवस आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से डेट को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है और यह वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। और यह पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा है। दूसरा है पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो है उच्च क्रम की प्रतिष्ठा सेवा है। तीसरा है आपका पद्मश्री जो कि प्रतिष्ठित सेवा है। और अनुच्छेद 18(1) जो है वो राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि प्रदान करने से रोकता है। हालांकि ये सही है कि सैन्य और शैक्षणिक भेदों को निषेध से छूट दी गई है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है वो अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत क्या है, उपाधित नहीं है। जबकि पद्म पुरस्कार के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है। ठीक है, पद्म विभूषण क्या है, सर्वोच्च है। और इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वो पद्म पुरस्कारों को वर्ष 1978, 1969 और 1993 और 1997 के दौरान निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, और भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा सर्वोच्च प्रदर्शन की मान्यता हेतु प्रदान किया जाता है। जबकि क्या होता है फ्रेंड्स, भारत रत्न जो है भारत रत्न हेतु सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। ठीक है, अब भारत जो है रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। ठीक है, अधिकतम कितने बार तक सीमित है, 3 तक सीमित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट हो गया है, मैंने आपको समझा दिया है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संदर्भ में। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार जो है और पद्म पुरस्कार और भारत रत्न किसको किसको प्राप्त होता है, किस प्रकार से मिलता है। पद्म विभूषण जो है वो आपको असाधारण और विशिष्ट सेवा है। पद्म भूषण जो मैंने आपको बताया ये उच्च क्रम की प्रतिष्ठित सेवा है। और पद्मश्री जो मैंने आपको बताया ये प्रतिष्ठित सेवा है। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को, समझ में आ गया 20 क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इतना तो सभी को पता है ना। आपकी जो एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन प्लस कराया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग जो है अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हार्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केरल में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आसाम में और डी ई ऑप्शन जो आपको कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही 35वें राष्ट्रीय खेल की। ठीक है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह मैंने आपको क्या बताया, ग्रेट हार्निक था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था।
तो ये फ्रेंड्स आयोजित किया गया था आपका केरल में, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया था। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन वो है करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है और पत्र लिखकर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र किसको वो लिखता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर, सेकंड कह रहा है राष्ट्रपति को, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रधानमंत्री को, एंड डी ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आपका करेक्ट होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना पद त्याग कर सकता है। वो जब पत्र जो लिखता है वो अपना पत्र लिख करके किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 सभी को समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा न्यूयॉर्क में, सेकंड कह रहा हांगकांग में, थर्ड ऑप्शन कह रहा नई दिल्ली में, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन आपका कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ पर होता है? सूर्योदय का मतलब फ्रेंड जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर झुकी हुई है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं पृथ्वी क्या है, इस प्रकार से झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी जो है इस प्रकार से झुकी हुई है और इस प्रकार से चक्कर लगाती है, ठीक है। तो देखिए और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्ण करती है। और हम बात करें कि अन्य देशों की अपेक्षा जो टोक्यो यानी कि जापान में पहले सूर्योदय होता है। कहाँ पे फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया जापान में सूर्योदय होता है और इसलिए जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। तो देखिए आपके जो ऑप्शन में है जापान कहीं नहीं दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका ई वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो वो फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग, ठीक है, किसकी बात हो रही है? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका कि ई एन मेनन, सेकंड कह रहा है राजा रवि वर्मा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अमृत शेरगिल, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ बात हो रही है हंस दमयंती की, ठीक है। हंस दमयंती की बात हो रही है। तो हंस दमयंती जो फ्रेंड्स है वो राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। किसका चित्र है प्रसिद्ध फ्रेंड्स? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो कि आपको सेकंड नंबर बी में दिख रहा है। सेकंड नंबर बी आपका जो है ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो चित्र में विदर्भ राजा की जो राजकुमारी दमयंती थी अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करती हुई दिखाई गई थी, ठीक है। किससे फ्रेंड्स बातें करती हुई दिखाई गई थी? इस चित्र में क्या उन्होंने दर्शाया था कि जो चित्र में उन्होंने दर्शाया था कि विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती जो थी वो अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करती हुई दिखाई दी गई थी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राग दरबारी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गुनाहों का देवता, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मैला आंचल, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कौन सी पुस्तक जो फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो होगा मैला आंचल। मैला आंचल जो है फ्रेंड्स ये फणीश्वर द्वारा रेणु की रचित पुस्तक है, ठीक है। इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप सभी के सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, सेकंड कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या करेक्ट रहेगा? कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा फ्रेंड्स कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को
केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिखाई दे रहा है ऑप्शन में नहीं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। समझ में आया सभी को, कंफर्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, सभी मिलान दिए गए विकल्पों में क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कह रहा है मिलान दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है। तो देखिए आप सभी के सामने देखिए आ गया है स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। फर्स्ट दिया गया है कर्नाटक, सेकंड दिया गया है तमिलनाडु, सी ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन दिया गया है गुजरात। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें आप कह रहा है, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ से संबंधित इसमें जो फ्रेंड्स है 2 स्तंभ दिए गए, राज्यों के नाम दिए गए हैं और इससे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कहाँ से संबंधित है उससे बात करनी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन जो है कर्नाटक जो है, कर्नाटक का आपका ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। कर्नाटक का आपका होगा केंगा। ठीक है, कर्नाटक का केंगा है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है। और नेक्स्ट आपका है इसमें तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो आपका हो जाएगा कुडनकुलम हो जाएगा, कुडनकुलम आपका। ठीक है, इसमें आपका कुडनकुलम हो गया। और उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में आपका जो है आंसर हो जाएगा नरोरा। उत्तर प्रदेश में नरोरा हो जाएगा। अब बचा आपका थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा केंगा। ठीक है, तो सभी को जो है समझ में आ गया। इसमें आप लोग मिलान कर लीजिए, पहले आपका कौन सा करेक्ट है। पहले आपको दिख रहा है दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा हो गया आपका, और फिर आपका चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा पहला वाला। कंफर्म हो गया सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में बात हो रही है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कथन सत्य नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि राज्यसभा जो है वो स्थायी संस्था है। सेकंड कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा का गठन जो है वो 1958 में हुआ था। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप में से अगर किसी को पता है तो बताइए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में इनमें से निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा 6 वाला। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था। राज्यसभा का जो फ्रेंड्स गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठन किया गया था। और इसकी पहली बैठक जो है फ्रेंड्स वो 13 मई 1952 को ही थी। और यह संसद का उच्च सदन है। 1951 से 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव के बाद अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचन संसद अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं है। राज्यसभा का गठन जो है 1958 में हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है एक अस्थायी संस्था है और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करेंगे। टाइगर वुड जो है वो किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड जो है फ्रेंड्स ये किस खेल से संबंधित है यहाँ बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोल्फ से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हॉकी से, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है पोलो से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो टाइगर वुड जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, टाइगर वुड, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो टाइगर वुड है ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। अब तक के सबसे सफल गोल्फरों में से एक है। वह रिकॉर्ड जो है 11 बार पीजीए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही कई सप्ताह तक लगातार विश्व के नंबर 1 गोल्फर रह चुके हैं। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित शिक्षा केंद्रों में से कौन कौन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा कह रहा है बल्लभी विश्वविद्यालय, थर्ड कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका विकल्प भी दिया गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ विकल्प भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिए गए किस प्रकार से, उपयुक्त में से विकल्पों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केवल एक सही है, सेकंड कह रहा है केवल दो सही है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है केवल एक, तीन और चार सही है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से सभी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो है आंसर सही हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए फिर से ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन देखिए दिया गया है, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सभी को कंफर्म हुआ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन के आंसर आप सभी के कंफर्म रहे, सही रहे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सभी से गुड बाय, अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी से अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।